प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ पार्लियामेंट, वित्तीय मामलों में संसद की प्रक्रिया। तो हमारा जो बजट बजट के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये सब बजट ही है, इनका नाम अलग अलग है। तो बजट को क्या कहते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट इसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, बट इसका नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बजट, ये दिया गया है आर्टिकल 112 में। तो आर्टिकल 112 में इसके प्रोविजन दिए गए हैं कि मतलब कंट्री के लिए जो आय व्यय, बजट क्या होता है पहले तो उसकी मीनिंग देखो, मैंने यहाँ पे लिखी है। तो बजट की मीनिंग है एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। बजट बेसिकली क्या है? जो हमारी आय है, यानी हमारी जो इनकम है, हम उसको कितना किस तरह से खर्च करेंगे, उसका हम एक लिस्ट बना लेते हैं कि ये इतना बच्चों की फीस पे जाएगा, ये इतना गाड़ी के पेट्रोल का है, या ये इतना मेरा रोज का खर्चे का है, इतना ये खाने का है, महीने का राशन। तो वो सारी चीजें हम एस्टिमेट करके रखते हैं। जैसे सैलरी सैलरी का लगता है ना कि अच्छा मेरा 10,000 का सैलरी है, तो इस सैलरी में से इतना इतना हम निकाल लेते हैं। स्टेटमेंट तो रखते हैं ना, लिस्ट बना के कि इतना मुझे, हाँ, घर में इतना देना है, राशन के लिए इतना देना है, उसकी फीस का इतना देना है, वहाँ इतने देना है। तो वो हम एक पूरा वो बनाते हैं ना एक तरह से शीट, तो उसी को बजट कहते हैं। तो बजट बेसिकली क्या है? आय व्यय का विवरण, यानी कि हमारी जो इनकम आई है और हम उससे जो खर्च करेंगे उसका एक लेखा जोखा बना लेते हैं, ताकि हमारी जो व्यय है वो आय से ज्यादा ना हो जाए। और ऐसा हो जाता है कि हमारा व्यय आय से ज्यादा हो भी जाता है, तो वो एक बजट की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ही हमारी जब देश का बजट बनता है कि पूरी कंट्री में क्या क्या खर्च करना है, तो उसको 112 में दिया गया है, उसका नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ, अगर ये पेपर में कभी भी बजट के नाम से नहीं लिखा हुआ था, ये इकोनॉमी के पेपर में, जैसे यूपीएससी वालों का इकोनॉमी का पेपर होगा ऑप्शनल का, या इकोनॉमिक्स जो पढ़ता है उनके लिए तो बजट आ सकता है, पर अगर कॉन्स्टिट्यूशन में है तो ये पेपर में आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही लिखा हुआ आएगा, वार्षिक वित्तीय और स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये इस तरह से लिखा हुआ आएगा। तो बजट, अगर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आना तभी समझ जाना कि बजट की बात कर रहा है 112 में। तो अब बजट होता क्या है? तो ये तो हमने जान लिया कि एस्टिमेट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, यानी हमारी आय और व्यय का विवरण है। अब इसमें क्या क्या प्रोविजन है 112 में, वो हमने देखने हैं। इसमें लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया जो है ये हमें आगे पढ़ना है। ये अराउंड आर्टिकल 268 के अराउंड में लिखा हुआ है, ये आगे हमें पढ़ना है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे इसकी डिटेल नहीं दूंगी कि कैसा होता है। बट इसे एक तरह से समझ लो कि जैसे राजा का खजाना होता है, वैसे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खजाना होता है। इस खजाने से निकाल करके पैसा और वो खर्च किया जाता है स्कीम पर, जो गवर्नमेंट स्कीम बनाती है। तो बेसिकली ये एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, यानी कि इसमें जो प्रोविजन लिखे हुए हैं वो चार्ज होंगे। चार्ज का मतलब है नॉन वोटेबल, मतलब वो निकाले जाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है नॉन वोटेबल। मतलब जो वो निकाले जाए, मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है जब लोकसभा के सामने रखा जाता है ना, तो इस पे वोटिंग नहीं होती। मतलब इस पे ये नहीं कि आपको इनवाइट किया जाएगा कि आप इससे सहमत है, कितने लोग सहमत है वोट करें, वोट नहीं होती इस पे। ये होना ही होना है, मतलब ये निश्चित सुनिश्चित किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि ये चार्ज होगा, जो भी एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज होगा वो नॉन वोटेबल होगा, मतलब उस पर कोई वोट नहीं होगी। अब क्यों वोट नहीं होती है, इसका कारण यहाँ पे लिखा हुआ है। जो भी चार्ज एक्सपेंडिचर होता है उसमें कौन कौन से, मतलब ये वाला कौन सा खर्च है, एक्सपेंडिचर का मतलब है चार्ज, खर्च। तो ये कौन सा खर्च है? ये वो खर्च है जिसमें इमोल्यूमेंट, अलाउंसेस, सैलरी और पेंशन एक्सेट्रा दी जाती है। किस किस की सैलरीज और अलाउंसेस है? सबकी नहीं, सिर्फ कुछ लोगों की। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चेयरमैन या डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यूपीएससी के चेयरमैन, सीएजी, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और डेप्ट चार्जेस। तो ये जितने भी चार्जेस हैं, ये जब इसको रखा जाता है, टेबल किया जाता है लोकसभा में, तो ये नॉन वोटेबल है। मतलब ये वाला जो खर्च होगा, आप प्रेसिडेंट को सैलरी दे रहे हैं, ये सब जो बनाया जाता है एक तरह से डॉक्यूमेंट, उस पर वोट
मतलब नॉन वोटेबल है, आप गवर्नमेंट उसको इंट्रोड्यूस करेगी और वो चार्ज निकल जाएगा, बस उस पर डिस्कशन हो सकता है। तो सैलरी जैसे बढ़ा दी सैलरी, तो उस पर डिस्कशन होगा कि क्यों बढ़ाई है। जैसे मान लो अब वो खुशी खुशी में कहते हैं कि हम तो जी सुप्रीम कोर्ट के जज से बहुत खुश है और उसकी सैलरी बढ़ा देते हैं, तो वो सैलरी बढ़ाएंगे तो उस पर सिर्फ डिस्कशन हो सकता है, उस पर वोट नहीं होगा, क्योंकि वोटिंग होती है तो फिर वो बायस होने होने लगता है, मतलब कि वोटिंग होगी तो ऐसे भी होगा, ऐसे ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि सैलरी रोक देंगे, प्रेसिडेंट की सैलरी कैसे रोक देंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी कैसे रोक देंगे, वो काम करना बंद कर देंगे। तो ये है, इसलिए इस पे ये नॉन वोटेबल है, इस पे कोई वोट नहीं होती इस वाले चार्जेस पे। फिर आता है अदर एक्सपेंडिचर प्रपोज टू बी मेड फ्रॉम सीएफआई। तो जो भी अदर एक्सपेंडिचर आता है इनसे, इनके अलावा जो भी खर्चा रहेगा गवर्नमेंट का वो वोटेबल होगा, उस पे पार्लियामेंट में जो वो है सदस्य वो क्वेश्चन करें कि क्यों ये वाला एक्सपेंडिचर की जरूरत है, उस पर वोट की जाएगी और वोटिंग होगी। जैसे कि मान लो पीएम ने बहुत सारी स्कीम लॉन्च की है, पीएम किसान और ये पीएम ये वाला शहरी आवास योजना, नगरीय आवास, ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री। तो ये वाली जो योजनाएं हैं ये सब बजट में आती हैं। जैसे कि अब आप आने वाला बजट देखना, तो बजट में कौन कौन इंट्रोड्यूस तो होगा ये प्रेसिडेंट के नाम पे, लेकिन इंट्रोड्यूस करता कौन है, निर्मला सीतारमण, मतलब हमारी जो वित्त मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री, वो करेंगे इंट्रोड्यूस। तो जब वो करती हैं तो उनका कभी देखा है बजट, कभी डॉक्यूमेंट देखा है, क्या रहता है, वो इंट्रोडक्शन रहता है, उनकी स्पीच रहेगी, ऐसे कहते हैं ना कि 2 घंटे की स्पीच रही बजट की इस बार, तो निर्मला सीतारमण की सबसे लंबी स्पीच रही थी पिछले बार की। तो उसमें वो सारा दिखाती है स्टेटमेंट, उसमें स्कीम भी लिख के देती है कि अब मतलब कि बच्चों की शिक्षा के लिए इतना देंगे, किसानों, हाँ है, बनाते हैं वो सेक्रेटरी, किस काम के होंगे, मैंने बता पढ़ाया था ना, सेक्रेटरी होते हैं दोनों के, लोकसभा के राज्यसभा के दोनों के सेक्रेटरी अलग होते हैं, तो सेक्रेटरी करते हैं नीचे काम, बना के वो लोग देंगे, आईएएस ऑफिसर होते हैं सब सेक्रेटरी पे, तो वो सब करके देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ये जो प्रपोज मेड वाला है, ये जैसे कि कोई भी स्कीम उन्हें लॉन्च करनी है या अदर जो भी एक्सपेंडिचर आएंगे, इसके अलावा जो भी खर्च उनका आता है वो वोटेबल होगा, मतलब उस पे वोट आपको करवानी ही करवानी है, आप ऐसे ही पैसा थोड़ी लेके जाएंगे खजाने से, है ना। खजाने में ऐसे होता था ना कि राजा को पता चल गया कि इसने ये पैसे कहीं और लगा दिए, तो राजा उसको निकलवा देता था कि इसने खजाने से पैसे ले लिए, तो वो खजाने से जब पैसे लेने हैं तो वोट करवानी पड़ेगी, अगर आपको अपने खर्चे के लिए लेने हैं। भाई आप स्कीम लॉन्च कर रहे हो, आप कोई योजना बना रहे हो, आपको प्रोजेक्ट बनाना, आपको एयरपोर्ट बनवाने हैं, तो उसमें जो भी खर्च लगेगा वो पैसा कहाँ से लेते हो, सीएफआई से। अब सीएफआई से ऐसे ही पैसा नहीं निकाल सकते, वो वोटेबल होगा वो वाला। इनकी सैलरीज वगैरह को छोड़ के, इनकी पेंशन सैलरीज ये सब छोड़ के वो सारा वोटेबल होगा। तो ये बस इतनी बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आर्टिकल 112 में दिया है, जिसका जनरल नाम क्या है, बजट। बजट मतलब आय व्यय का विवरण, और इसमें ये प्रोविजन दिए गए हैं कि एक तो प्रेसिडेंट लेड बिफोर, सबसे पहले तो प्रेसिडेंट प्रस्तुत करेंगे इसको, प्रेसिडेंट के नाम से ही प्रस्तुत होगा बजट। फिर दूसरा कहता है एस्टिमेट शैल बी शो सेपरेटली, ये सेपरेटली शो होगा, कौन सा, चार्ज नॉन वोटेबल और मेड फ्रॉम वोटेबल, दोनों अलग अलग शो होंगे, मतलब अलग अलग आपको इंट्रोड्यूस करने हैं। आप एक बार एक ही डॉक्यूमेंट में लिख के नहीं दिखा सकते, आपको दोनों अलग के, ये तो चार्ज एक्सपेंडिचर है और ये मेड फ्रॉम का मतलब ये वोटेबल होगा और ये नॉन वोटेबल होगा, मतलब उस पर हम वोट नहीं करेंगे। और जो ये नॉन वोटेबल होगा इस पे बस चर्चा की जा सकती है ना, डिस्कशन में यहाँ पे लिखा ना कि इस पे चार्ज एक्सपेंडिचर पे सिर्फ डिस्कशन होगा, चर्चा हो सकती है, वोट नहीं हो सकती, यानी आप बैठ के बात कर सकते हैं कि क्यों, अगर सैलरी बढ़ाई है तो क्यों बढ़ा दी है, या कम की है तो क्यों की है, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई, तो वो बातें हो सकती है बस। फिर इसमें आता है चार्ज एक्सपेंडिचर हो गया, फिर आता है इसमें प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स, जो भी एस्टिमेट्स है, जो भी अनुमान है, उनको लेकर संसद में जो है क्या प्रक्रिया है, मतलब इसके बाद क्या क्या प्रक्रिया होगी, कि वोट होगी, डिस्कशन होगा, क्या क्या होगा। तो इसमें मेन जो चीज है वो है डिमांड फॉर ग्रांट्स, एस्टिमेट शैल बी सबमिटेड एज डिमांड फॉर ग्रांट्स। अब डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या है, जो भी वे ये वाला है वोटेबल है,
तो इसमें डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है, आप ग्रांट्स मांगते हैं। अब ग्रांट्स क्या है? लॉफुल परमिशन दैट हैज टू बी टेकन विद द हेल्प ऑफ वोट्स। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये एक नाम दे दिया गया है कि कोई भी एक्सपेंडिचर आप वोट के थ्रू जब निकलवाएंगे, कि मान लो आप यहाँ पे 5 लोग बैठे हैं, 5 लोगों से हमने कह दिया कि हमें इस स्कीम के लिए इतना पैसा चाहिए, मतलब वो करोड़ में होता है। जब आप बजट देखेंगे ना, तो कहते हैं कि गति शक्ति पे इतने 100 करोड़, 100 करोड़ या 500 करोड़ या इतने लाख करोड़ का खर्च आएगा। तो जब इतने लाख करोड़ का खर्च आएगा, तो उस पे डिमांड फॉर ग्रांट्स रखी जाती है। डिमांड फॉर ग्रांट्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ वोट्स का नाम रख दिया है, बहुत अच्छा सा नाम रख दिया वोट्स का, कि वोट्स देकर ही आप निकलवाइए। अब वो स्टेटमेंट हमने वित्त मंत्री ने रखा सामने। अब क्योंकि वहाँ लोकसभा में ओपोजिशन भी है, बाकी लोग भी है, तो वो देखेंगे कि एक्सपेंडिचर अपने फायदे के लिए तो नहीं है, ये सच में स्कीम के लिए है, और इतना सारा अमाउंट जो है स्कीम के लिए दिया जाएगा। तो फिर वहाँ वोटिंग होती है, तो ओपोजिशन वाले भी वोटिंग करेंगे, पार्टी वाले भी वोटिंग करेंगे, और जिसकी वोट ज्यादा होगी फिर उसको अनुमति मिल जाती है पेपर को कि हाँ निकाल लो इतना पैसा। तो ऐसे सीधे नहीं होता, हमें तो लगता है कि इन्होंने इतने पैसे मांगे, इन्हें ऐसे मिल जाएंगे। वो पार्लियामेंट में पूरा डिस्कशन होगा और फिर जाके वो निकाले जाते हैं। तो इसमें जो मेन प्रोसीजर है डिमांड फॉर ग्रांट, डिमांड फॉर ग्रांट्स का मतलब याद रखना कि lawful permission that has to be taken with the help of votes. Lok Sabha has power to assent refuse to any demand. अब लोकसभा में जब ये रखा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो लोकसभा के पास जैसे वित्त मंत्री ने रखा बजट, हम सिचुएशन लेते हैं, निर्मला सीतारमन ने रखा कि गति शक्ति के लिए 500 करोड़ चाहिए, अब वो रख दिया। अब लोकसभा सबके सबके टेबल पे वो जाएगा, मतलब पेपर डॉक्यूमेंट की कॉपीज होती है, हाँ वो सबके टेबल पे जाती है, वो देखते हैं सब, रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग हो गई। अब वो जब रीडिंग हो जाती है तब वो लोग देखते हैं कि अब ये वाला जो 500 करोड़ गति शक्ति के लिए मांग रहे हैं, ये दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए। तो लोकसभा के जो लोकसभा है उसके पास पावर है कि या तो वो क्या कर दे, सहमति दे दे कि हाँ दिया जाना चाहिए, या मना कर दे नहीं देंगे, और या फिर किसी भी डिमांड को क्या करेंगे, वो मना कर सकते हैं कि हम नहीं मानेंगे। मना कर देंगे तो नहीं दिए, निकलेगा ही नहीं पैसा, वहां से निकाल ही नहीं सकते। हो जाएगा क्यों, मेजोरिटी में बैठे हैं वो लोग। मतलब अगर 4 ऑपोजिशन के लोगों ने नहीं दिया तो पार्टी तो होनी चाहिए सभी की, ऐसे होता है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो अपने आप मना कर देंगे, वोटिंग में तो देखी जाती है। अब मान लो 4 लोग मना कर रहे हैं और बाकी के 200 तो हाँ कर रहे हैं, तो फिर दे दिया जाएगा। तो ये है ना? हाँ वही वाला है, गांव के सरपंच वाली कहानी है। तो ये है कि अगर 4 लोग, मतलब लोकसभा के पास पावर है कि वो सहमति दे सकती है, मना भी कर सकती है। लोकसभा के हाथ में है कि जो भी कोई भी चार्ज, जो भी कोई भी वोटेबल जो भी डिमांड फॉर ग्रांट्स मांगेंगे। अब इसमें हम देखेंगे डिमांड फॉर ग्रांट्स, लेकिन कल, क्योंकि आज ही तुम देखोगे तो वो हो जाओगे डिमांड फॉर ग्रांट्स। इनके नाम होते हैं टोकन कट मोशन, सेंशन मोशन, इस तरह से कुछ कुछ नाम होते हैं। तो वो मैं बताऊँ क्या? टाई रह गया तो मैंने बताया था ना, टाई होता है तो वो स्पीकर उसको टाई को वो कर देता है। स्पीकर और जो चेयरमैन होता है उसके पास कास्टिंग वोट होती है, पता है ना, मैंने बताया था। उन लोगों के पास कास्टिंग वोट है कि अगर दोनों में टाई हो गया तो स्पीकर जिसको दे देगा वो जीत जाएगा। तो स्पीकर क्या किसका होता है, उस पार्टी का, तो वो अपनी पार्टी को ही देता है। और ये बात सही है, ठीक है। तो ये है, और दूसरा, नो डिमांड फॉर ग्रांट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट नहीं की जा सकती है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जब तक प्रेसिडेंट नहीं रजामंदी देते हैं। अगर प्रेसिडेंट की सहमति है, प्रेसिडेंट से वो सिग्नेचर हो जाएगा बजट, जब प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर देते हैं तब वो रखा जाता है पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट की सहमति के बगैर वो वहां पे इंट्रोड्यूस नहीं होगा। फिर नेक्स्ट में है, जब ये सारा काम हो जाता है कि डिमांड फॉर ग्रांट्स भी मिल गई, सब मिल गया, तो फिर जो है वो लोग एक बिल तैयार करते हैं जिसको कहते हैं अप्रोप्रिएशन बिल। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो आर्टिकल 114 आएगा। 114 कहता है विनियोग विधेयक, यानी कि अप्रोप्रिएशन बिल, के अब यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं, और ये वाला बिल जो है फिर रखा जाता है पार्लियामेंट में। आफ्टर फॉर डिमांड फॉर ग्रांट्स मेड
बाय लोकसभा अप्रोप्रिएशन बिल कंसिस्ट। बिल में होती है, ग्रांट्स होती हैं जो लोकसभा मांगता है, और जो भी एक्सपेंडिचर है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में, वो इसमें लिखा जाता है अप्रोप्रिएशन बिल में। मतलब 112 बजट अलग से रखा गया, फिर उसके बाद ये सारे एक्सपेंडिचर उसमें अलग से रखे गए, चार्ज और मेड। और उसके बाद जब ये सब हो गया, मतलब डिमांड फॉर ग्रांट भी दे दी उसमें, एस्टिमेट में वोट हो गई, वोट के बाद उन्होंने सहमति दे दी कि हाँ दे रहे हैं। देने के बाद फिर वो एक और बिल तैयार करेंगे जिसका नाम होता है अप्रोप्रिएशन बिल, और ये भी पार्लियामेंट में इसके बजट के साथ ही पेश किया जाता है। ये भी इसी के साथ ही प्रस्तुत किया जाता है, जिसे विनियोग विधेयक कहते हैं, और ये आर्टिकल 114 में लिखा हुआ है। तो ये है आज के लिए कि 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट, बजट की मीनिंग याद रखेंगे, आय व्यय का विवरण होता है, एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। अब इसमें एक और चीज आपको याद रखनी है, एक्सपेंडिचर तो आपको पता है, रिसीट जो होती है वो क्या होती है? रिसीट का मतलब क्या होता है? रिसीट, रिसीट, रिसीट एंड यहाँ पे रिसीट वो वाली रिसीट नहीं, रिसीट का मतलब है कि जो रेवेन्यू हुआ है कलेक्ट गवर्नमेंट का, उसको रिसीट कहते हैं। रेवेन्यू कहाँ से मिलता है? गवर्नमेंट का टैक्स से, और लोन ले लिया आरबीआई से या अदर, तो वो जो होता है वो रेवेन्यू होता है जो गवर्नमेंट का होता है। तो इसमें रिसीट का मतलब है आय, और एक्सपेंडिचर का मतलब है व्यय। और एक और इसमें याद रखने वाली बात है कि बेटा ये कब रखा जाता है? बजट, बजट रखा जाता है 1 अप्रैल को, सॉरी, ये फरवरी में वो होगा इंट्रोड्यूस। लेकिन बजट जो है ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होता है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है आपको पता है? कैलेंडर ईयर तो पता ही होगा, कैलेंडर ईयर की डेट तो आपको पता ही है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो ये तो हो गया हमारा कैलेंडर ईयर, मतलब 365 दिन का कैलेंडर ईयर। लेकिन हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो अलग रहता है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। आने वाले 31 मार्च में हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, इसलिए फरवरी में ही जो बजट है वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा कि अगले साल तक के लिए जो खर्च होगा वो पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो इसे कहते हैं हम फाइनेंशियल ईयर। तो कहीं भी लिखा हुआ आता है ना फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष, तो इसको समझ जाना कि वित्तीय वर्ष ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की बात करता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब बजट बना था 2000, ये अब जो बनेगा वो बनेगा, कौन सा बनेगा? आने वाला जो बजट बनेगा वो कौन सा बनेगा? और 25, है ना? इससे पहले जो बजट बना होगा वो बना होगा 23 और 24, इससे पहला साल, इससे पहला बना होगा 23 24। तो ऐसे 23 24 ये जब लिखे हुए आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते थे कि ये क्या होता है। ये बेसिकली क्या होता है, ये 2023 1 अप्रैल से 31 मार्च 2024 तक ऐसे। और अब जो बनेगा 2024 से 1 अप्रैल से 31 मार्च 2025 तक फिर दूसरा बजट आएगा, ऐसे ही इस तरह के बजट। और अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि गवर्नमेंट नहीं बन पाई या उस समय लोकसभा के इलेक्शन नहीं बने, तो एक अंतरिम बजट जो है वो कभी भी पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस करवा सकती है। अंतरिम बजट कभी भी कर सकते हैं कि उन्हें लगता है कि अब सेशन में नहीं आएगा पार्लियामेंट, तो उसके बाद वो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जब सेशन में पार्लियामेंट नहीं रहती है। और जो सेशंस हैं वो भी याद रखेंगे, कौन कौन से सेशन होते हैं? बजट, ये सेशन के नाम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे हुए हैं, ये हमने अपने हिसाब से बनाए हैं। विंटर नहीं, बजट, मॉनसून और विंटर। हमारे जो पार्लियामेंट है उसके 3 सत्र होते हैं, है ना? एक तो बजट हो गया, एक मॉनसून और एक विंटर सेशन। तो ये जो है आर्टिकल 112 113 और 114 इस तरह से याद रखना। 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट, फिर 113 में प्रक्रिया लिखी हुई है कि बजट कैसे किस तरह से चार्ज होगा, वोट होगा नहीं होगा, वो इसमें लिखा हुआ है। और ये सारे प्रक्रिया होने के बाद एक और बिल वहां पर प्रस्तुत किया जाता है जिसे विनियोग विधेयक या अप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं। इसमें बेसिकली ये लिखा हुआ होता है कि अब आपको परमिशन मिल गई है वहां से पैसे निकालने की, और ये भी प्रेसिडेंट का अप्रूवल होगा इसके बाद इस पे, तभी पैसे वहां से निकाले जा सकते हैं। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज